पढ़ने जा रहे हैं इस परमाणु संरचना के अंतर्गत एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या है ये पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, ये आप समझने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत दिया गया है वोल्फगैंग पॉली के द्वारा। वोल्फगैंग पॉली, डब्ल्यू पॉली के नाम से ये जाने जाते हैं और ये 1925 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया गया। क्या है ये सिद्धांत, डायरेक्ट इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने जा रहे हैं और बहुत ही सहज ढंग से आप सभी स्टूडेंट तुरंत समझ लेंगे। ध्यान दिया जाए, हीलियम 2, अगर हम कहें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाइए तो आप क्या लिखवाएंगे, 1s2। और 1s2 को कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। और आपसे अगर बोला जाए कि दोनों इलेक्ट्रॉन का बारी बारी से चारों क्वांटम नंबर लिखवाइए, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए तो N, L, M, S चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखने जा रहे हैं। अभी तक जो स्टूडेंट क्वांटम नंबर का वीडियो लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है, क्लास कंप्लीट नहीं किया है, थोड़ा सा हम आपको हेल्प करते हुए ये दे रहे हैं ये कॉन्सेप्ट। ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन पर अपना ध्यान बनाइए और इसका N का मान बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ से N का मान देखा जाता है, साथ ही साथ इस इलेक्ट्रॉन का भी L का मान यहाँ से देखकर इस सबसेल के लिए 0 देख पा रहे हैं। अभी तक दोनों क्वांटम नंबर का मान समान चल रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर का मान समान चल रहा है। M का मान 0, 0। अभी तक दोनों इलेक्ट्रॉन के तीनों क्वांटम संख्या का मान पूरा समान है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या का मान अलग अलग हो गया। अब यहीं से नियम सुन सकते हैं और सुनते ही समझ सकते हैं। किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं हो सकता है। ये बात स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 क्वांटम संख्या का मान समान है, चौथी क्वांटम संख्या का मान समान नहीं है। इसी को दूसरे ढंग से सुनिए, किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की अधिक से अधिक 3 क्वांटम संख्या का मान समान हो सकता है, चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य भिन्न होगा, जो स्पष्ट इस एग्जाम्पल में दिख रहा है। 3 क्वांटम संख्या NLM का मान समान है और इसका मान डिफरेंट है। थोड़ा देर के लिए आप ये सोच लीजिए कि आपको हुंड का पॉली का अपवर्जन सिद्धांत गलत साबित करना है, तो आप इसके लिए एक एग्जाम्पल लिए, नाइट्रोजन 7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p3। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसके नीचे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। और आप कोई 2 इलेक्ट्रॉन पर अपना ध्यान बनाइए, कोई 2 इलेक्ट्रॉन पर सोचिए कि तुम चारों बराबर कर देंगे, चारों क्वांटम संख्या हम बराबर करके रहेंगे। तो सच्चाई ये है कि आप नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि S का मान भी सेम कर देंगे तो लीजिए, एक इस इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं, एक इस इलेक्ट्रॉन का, सब कुछ सेम कर दीजिएगा, सब कुछ सेम कर दीजिएगा, लेकिन शुरू में ही अलग होने जा रहा है। इसका 1 तो इसका 2, 0, 0, 0, 0, +1/2, +1/2, +1/2, +1/2, लेकिन शुरू में ही अलग हो गया। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन पर अपना ध्यान बनाइए, कोई ना कोई अलग हो ही जाएगा। यही है पॉली के भिन्नता का सिद्धांत। और ये भिन्नता किस बात के, एक क्वांटम नंबर के अलग होने का।
एक क्वांटम नंबर जरूर भिन्न होगा, चारों क्वांटम नंबर कभी समान नहीं होगा। हाँ, कब समान होगा? जब एक ऑर्बिटल में 2 के बदले 3 इलेक्ट्रॉन भरे, और ऐसा हो नहीं सकता है। इससे साबित हो रहा है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरता है। अगर 3 भरता तो पॉली का अपवर्जन सिद्धांत गलत हो जाता, चारों क्वांटम संख्या निश्चित समान हो जाता। भर के देखिए, इसमें 3 N L M S सब बराबर हो जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि एक परमाणु के मतलब एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरता है। तो अब एक सिस्टम में बढ़िया से समझ लिया जाए, किसी एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं हो सकता है। इसी को दूसरे शब्द में समझाने का प्रयास किया गया है, किसी एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिक से अधिक 3 क्वांटम संख्या का मान समान हो सकता है। बट पर ध्यान दीजिए, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या का मान निश्चित क्या होता है? भिन्न होता है। यही है पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत। और ये भिन्नता बस क्वांटम नंबर के से संबंधित है कि 4 क्वांटम नंबर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 समान होगा, 1 भिन्न होगा। तो यही है पॉली का अपवर्जन का सिद्धांत। क्या आप लोग अच्छे समझ गए? कोई दिक्कत? तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, हुंड्स रूल। क्या है हुंड का नियम? ऐसे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाने के क्रम में हुंड का नियम हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज फिर से हुंड का नियम समझा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर जो स्टूडेंट क्वांटम नंबर से क्लास अटेंड किया है या उसके बाद अटेंड किया है, उसको अभी तक का पढ़ाई कोई कन्फ्यूजन दे रहा है। कारण है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, क्वांटम नंबर कंप्लीट नहीं था, तो वो अभी तक दिक्कत में था। अगर आज से कोई आया है, ठीक है, या कल से कोई आया है, उसको अब यहाँ से समझ में आएगा। इसलिए अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखे, हम कभी भी उसको खड़ा करवा सकते हैं और आपको समझ में आएगा ही आएगा। ये अब खुला चैलेंज है कि आपको आएगा समझ में। पीछे के पढ़ाई से कनेक्शन खत्म, अब यहाँ से शुरू से फ्रेश कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्या है हुंड का नियम? जानने से पहले आपको एक चीज बता दें कि उपकक्ष 4 होता है, S P D F। S में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, P में, D में, F में इलेक्ट्रॉन भरता है। SPDF उपकक्ष होता है। और इस उपकक्ष में एक होता है कक्ष, एक होता है उपकक्ष और एक होता है ऑर्बिटल। एक होता है मोहल्ला, उस मोहल्ले में होता है आपका घर, और घर में होता है रूम, फ्लैट। समझ में आ रहा है बात? तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ S उपकक्ष है, P उपकक्ष है, D उपकक्ष है, F उपकक्ष है। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। इसको ब्लॉक को ऑर्बिटल बोलते हैं, एकदम 0 लेवल से समझा रहे हैं। तो एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन भरता है और इसके पास क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन भरने का है, तो बता दीजिए जल्दी से इसके कितना ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल रहेगा तो काम चल जाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना है। अब 6 भरना है तो इसमें कितना चाहिए? 3। अगर 10 भरना है 5, यानी 2-2 करके पांचों में भरेगा तो 10 हो जाएगा, 7। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट समझ गए कि उपकक्ष 4 प्रकार का होता है। SPDF, S में ऑर्बिटल की संख्या 1, P में 3, D में, F में। अब आप हुंड का नियम पढ़ने के लायक हो गए। अब आप सुनेंगे तो हम हुंड का नियम ठहरेगा आपके दिमाग में। सबसे पहले हुंड का नियम क्या है और किसके लिए लागू होता है? हुंड का नियम उस उपकक्ष में लागू होता है जिसके पास ऑर्बिटल की संख्या 1 से अधिक होती है, पहला नंबर। हुंड का नियम उसमें लागू होता है जिसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 से। तो क्या हुंड का नियम S में लागू होगा? क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल की संख्या 1 है। तो हुंड का नियम लागू होगा P में, D में, F में, यानी वैसे उपकक्ष में जिसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 से। क्या है हुंड का नियम? PDF जैसे उपकक्ष के ऑर्बिटल में जिसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 से अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है।
तब जोड़ा लगता है। फिर से इसी नियम को दोबारा सुनिए। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगना तब तक से शुरू नहीं होगा जब तक कि दिए गए सबसेल के प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो जाए। यही है हुंड का नियम। अगर आप समझ गए तो बताइए, हमको अगर भरना है 4f7 भर रहे हैं, सही है कि गलत? गलत। क्यों गलत? क्योंकि नियम है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है, एक एक करके पहले सब में जाएगा, तो सब में जाएगा तो यहीं तक 7 खत्म। अगर 9 रहेगा तब जाकर यहां अब इसका जोड़ा लगेगा, इसका जोड़ा लगेगा। अब इसी बात को फिर से समझेंगे आप सभी स्टूडेंट ध्यान से। अंतिम बात, हुंड का नियम। अभी हम हुंड का नियम यही समझाए हैं कि पीडीएफ जैसे उपकक्ष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनना तब तक से संभव नहीं होगा जब तक कि दिए गए सबसेल के प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो। अगर हमको भरना है 3d3 तो हम भर रहे हैं, सही है कि गलत? तो सही क्या है? 1 1 1 3d3 समाप्त। ध्यान दीजिए, 3d9 भरना है तो पहले 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 ऐसे जोड़ा लगेगा। पहले एक एक करके भरेगा, इसे ही कहते हैं हुंड का नियम। और हुंड का नियम क्यों इसमें नहीं लगता है? क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल है, एक सीधा भरेगा तो एक उल्टा भर ही जाएगा, इसीलिए नहीं लगता है। अब इसको प्रूफ के साथ समझाने जा रहे हैं, और प्रूफ के साथ अब आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, प्रूफ के साथ कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। थोड़ा देर के लिए आप सभी स्टूडेंट भूल जाइए कि आपको हुंड का नियम आता भी है, ठीक है? तो आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसा होगा, ठीक है, 1s2 तो ऐसे ही भरेंगे, 2s2 ऐसे ही भरेंगे, 2p2 को आप लोगों में से कोई स्टूडेंट एक ही में भर दिया, तो कोई आप लोगों में दूसरा स्टूडेंट अलग अलग भरा, एक सीधा एक उल्टा, कोई तीसरा स्टूडेंट इस तरह से भरा। कौन सा सही है? तो ये आप हुंड के नियम को पढ़ लिए तब बोल रहे हैं। हम क्या बोले कि आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए कि हुंड का नियम आप जानते हैं, जानते भी हैं। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ इस तीनों में से पहला और दूसरा क्यों नहीं संभव है, इसका हम प्रमाण देने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक आवेश वाला कण है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण तब अधिकतम होगा जब वो ज्यादा नजदीक रहेगा, और ज्यादा प्रतिकर्षण होगा तो वो अस्थाई कम होगा, अस्थाई ज्यादा होगा। तो पता करिए इस तीनों में सबसे ज्यादा नजदीक इलेक्ट्रॉन किसमें है? ए में। एक ही रूम रहते हुए, ऑर्बिटल रहते हुए जबरदस्ती एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है। यही कारण है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण सबसे अधिक होगा और ये सबसे अस्थायी अवस्था होगी। अब इस दोनों में आइए, ये बात सही है कि दोनों अलग अलग में है, लेकिन दोनों की अवस्था अलग अलग है। ध्यान दीजिए, चेक कीजिए, इसमें एक सीधा एक उल्टा, इसमें दोनों सीधा। तो नियम कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन जहां तक संभव हो सके समानांतर चक्रण दिखाएंगे, दोनों क्लॉकवाइज होगा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उसके बीच होने वाला प्रतिकर्षण सबसे कम होगा। लेकिन एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। प्रतिकर्षण ऐसा नहीं है कि यहां नहीं होगा, यहां भी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन इससे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस इस पर भी है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आ जाने से प्रतिकर्षण एकदम खत्म हो गया, प्रतिकर्षण अभी भी है लेकिन कम है। लेकिन अब पता लगाना है कि इस दोनों में कौन सबसे कम प्रतिकर्षण रखने वाला है। जो कम प्रतिकर्षण रखेगा वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो सबसे कम प्रतिकर्षण इस अवस्था में है, क्योंकि ये समानांतर चक्रण है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या है?
तो नियम यही कहता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे समानांतर चक्रण दिखाते हैं तो उनके बीच होने वाला प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। तो इसके बीच होने वाला प्रतिकर्षण सबसे न्यूनतम, और हुंड रूल के अनुसार भी यही सही है, यही सही है, और ये दोनों क्या हो गया, गलत। तो ये बिना हुंड के नियम के हम जब इसका निरीक्षण किए पूरा अच्छा से कि कौन सी अवस्था सही है, तो पता चला कि ये और यही हुंड के नियम का अनुसरण भी कर रहा है। अब एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को हम रिफ्रेश कर दें। इस नियम का प्रतिपादन हुंड के द्वारा 1925 ईस्वी में किया गया। यह नियम कौन से उपकक्ष में लगता है? इस नियम के अनुसार पीडी उपकक्ष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होना, युग्मन माने जोड़ा लगना, तब तक शुरू नहीं हो सकता है जब तक कि दिए गए उपकक्ष के प्रत्येक ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित। इस नियम को आप इस उदाहरण की सहायता समझ सकते हैं, जिसको हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया कि प्रथम अवस्था संभव इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में है। दूसरे और तीसरे में तीसरी अवस्था क्यों ज़्यादा स्थायी है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग अलग में है और समानांतर चक्रण प्रदर्शित कर रहा है। समानांतर चक्रण प्रदर्शित करने पर उनके बीच होने वाला प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास बहुत ज़बरदस्त लगा, अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।